डबल क्लिक करूं? हाँ यार असल में हो गया। और किस पे करो? उसको बोलने दे, बताएं। मैंने कर दिया क्लिक। फिर ये वाली इस पे क्लिक कर दूं? यार तुम लोग तो बहुत अक्लमंद हो। अच्छा देखो, न्यूटन सेकंड, यार इस बच्चे का मैं क्या करूं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये लिखो जरा। कोई ऐसा वे है कि इस बच्चे को मैं पक्का पक्का रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये दोबारा एंटर हो ही ना सके? अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग दे दी, जल्दी से हेडिंग दो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका आप लिखें कि ये लॉ क्या स्टेट करता है? रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट और नेट, अब तो विजिबल है ना, विजिबिलिटी में तो मसला नहीं है मेरे ख्याल से। चलें, रिजल्टेंट और नेट फोर्स, रिकॉर्डिंग हम लगा चुके हैं। चलें, रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the rate of change of momentum is equal to rate of change of momentum is equal to rate of change of momentum of the object. So resultant or net force on an object is equal to rate of change of momentum of the object. ये है जी न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, इसे आपने ओ लेवल में क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू एम में, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल है। तो अब लिखें मैथमेटिकली, अगर हम इस लॉ को लिखते हैं मैथमेटिकली तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? मैथमेटिकली इट विल बी F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा। डेल्टा P इसमें क्या है जी? डेल्टा P इसमें है चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा P है चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसमें डेल्टा T क्या है? इट इज टाइम फॉर द चेंज। इसमें डेल्टा T है जी टाइम फॉर द चेंज। अच्छा, अगर हम डेल्टा P को लिख दें, डेल्टा P होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये हो गया जी टाइम फॉर द चेंज। और हम डेल्टा P को लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। बेटा आपको सही विजिबल है? चलो, डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल इज M इंटू V माइनस P इनिशियल इज M इंटू U। तो फाइनल फॉर्मूला जो F का बनेगा वो बन जाएगा, आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू MV माइनस MU। यू ऑलरेडी नो दैट कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ वेक्टर ओवर डेल्टा T। हियर आई हैव अ क्वेश्चन, ये जो F आप कैलकुलेट करेंगे, ये एवरेज फोर्स होगा या इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा? जो F यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड बी द एवरेज फोर्स। तो इसके साथ लिख दो कि F जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज द एवरेज फोर्स। तो ये एवरेज फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला एक्यूरेट सिर्फ तब होगा अगर फोर्स यूनिफॉर्म होगी। अगर वेरिएबल फोर्स होगी फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। बेटा जितने भी फॉर्मूले एवरेज के लिए होते हैं वो सिर्फ तब लगते हैं अगर वैल्यू यूनिफॉर्म हो। अच्छा, मैं इस तरफ मुंह करके पढ़ा रहा हूँ, इससे आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे ना? चलें, वैसे मैं एकेडमी में 2 वीक तक ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ऑल दो वहां पे थोड़ा टीवी बड़ा है, वो आई थिंक 62 इंचेस का है, लेकिन आई थिंक ये भी विजिबल है ना? जीनियस, मैं जीनियस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहां तक हो गया कॉपी? अब से वर्ड्स में कहना कि सर आप जीनियस। अच्छा, आप पूछें क्वेश्चन। चले अब आप क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, पास में अगर कोई फॉर्मूला होगा एवरेज क्वांटिटी का तो वो सिर्फ तब वर्क करेगा अगर क्वांटिटी यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज वो फॉर्मूला वर्क
नहीं करेगा। मैं इसको क्यों कहूंगा, अगले पेज पे आप जाएं, देखें अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्सप्रेशन का, लिखें a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला सिर्फ कब वर्क करता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी is only valid if a is यूनिफॉर्म। बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ तब चलता है अगर एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो a हमने लिखा हुआ है ये एवरेज एक्सप्रेशन है। इन द सेम मैनर अगर आप लिखते हैं f इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t, तो ये एक्यूरेट सिर्फ तब होगा is only valid if f is यूनिफॉर्म। अगर f यूनिफॉर्म नहीं होगा फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो जब भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हमने एक बात माइंड में रखनी है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज द एवरेज वैल्यू, इट इज द एवरेज फोर्स। सो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा mv माइनस mu ओवर डेल्टा टी। सो आपने क्लियरली ये बात समझनी है कि ये फार्मूला आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। लिखें एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, अच्छा ये जो थोड़ा सा लैग आ रहा है मैं इसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको खत्म नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे और हमने साथ चलना है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लैग खत्म कर दूंगा तो उनका फिर भी आ रहा होगा, फिर हमारी और उनकी स्पीड आगे पीछे हो जाएगी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनका और हमारा सेम रहे। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 1, इसका आप लिखें अ बॉल ऑफ मैस 200 grams, a ball of mass 200 gram is, बेटा खामोश होके लिखें, a ball of mass 200 gram is, अव्वल के यूं लिखें, a ball of 200 gram hits a wall with a speed of 20 meter per second and it rebounds with 15 meter per second। एनर्जी लूज हो गई थोड़ी सी। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, कितने टाइम तक बॉल और बॉल कॉन्टेक्ट में रहे। और एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फोर्स सिर्फ तब होगी जब कॉन्टेक्ट होगा, कॉन्टेक्ट खत्म फोर्स खत्म। अब मुझे ये बताएं, जब शुएब अख्तर बॉलिंग कराता है तो वो बॉल को स्पीड देता है या फोर्स देता है? फॉर एग्जांपल शुएब अख्तर भाग के आया, उसने बॉल फेंकी, तो वो बॉल को क्या देता है, फोर्स या स्पीड? बेटा वो बॉल को स्पीड देता है, फोर्स दे ही नहीं सकता। वंस द बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हैंड देयर इज नो कॉन्टेक्ट, देयर इज नो फोर्स। बेटा कॉन्टेक्ट के बगैर फोर्स लग ही नहीं सकती। अच्छा आप मुझे ये बताएं, फर्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप मुझे धक्का दे सकते हैं बगैर टच किए? नहीं दे सकते है ना, तो फिर आप बॉल कैसे फोर्स लगा सकते हैं? आपने बॉल को एक बार रिलीज कर दिया, ठीक है, तो आप कह रहे हैं हमारे हाथ की फोर्स, बॉल हाथ में नहीं है लेकिन फोर्स पे भी चल रही है। इज इट पॉसिबल? बेटा आप बॉल को स्पीड देते हैं और उसी स्पीड से डेवलप होता है मोमेंटम। सो द क्वांटिटी दैट यू आर गिविंग टू द बॉल इज नॉट द फोर्स बट द मोमेंटम। आप रियल लाइफ में मोमेंटम और फोर्स को मिक्स मेरे पास लेकिन आज मैं लेके आया हूँ। अच्छा देखो, और ये मुझे पता है कि आपके पूछने का अभी पर्पस ये था कि आप मुझे बीच में टोकें। अच्छा, a ball of mass 200 gram hits a wall with a speed of 20 meter per second and rebounds with 15 meter per second. Time of contact is 2 milliseconds. बेटा फोर्स तभी तक होती है जब तक कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट खत्म फोर्स खत्म। समझ आ गई बात? टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 2 milliseconds. फाइंड एवरेज फोर्स, find average force due to the ball on the wall, और फोर्स सिर्फ कब लगेगी? ड्यूरिंग द इम्पैक्ट या ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट। तो जब बॉल और बॉल कॉन्टेक्ट में होंगे तब फोर्स अप्लाई होगी। यू हैव टू टेल द एवरेज फोर्स एंड यू कैन नॉट फाइंड द इंस्टेंटेनियस फोर्स। आप फाइंड ही एवरेज फोर्स कर सकते हैं, फार्मूला ही एवरेज फोर्स का है। कॉपी हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब जब तक वो इन कॉन्टेक्ट हैं तो आपने बताना है फोर्स क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं मैं? अच्छा आप देखें, एक सेकंड बेटा। सबसे पहली बात यह कि m का SI यूनिट आपके पास है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम किलोग्राम में कितना होगा? लिखे 200 over 1000
तो 200 ओवर 1000 हो जाएगा 0.2 और ये किलोग्राम। तो आपका m हो गया 0.2 kg। क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा रुक जाए। तो आपका m हो गया 0.2 kg। अच्छा, अब बॉल राइट पे है लेफ्ट पे ये तो नहीं बताया होगा ना, हम इज्यूम करेंगे कि बॉल इनिशियली राइट पे जा रहा था। अब 0.2 kg का बॉल जाके हिट करता है विद अ स्पीड ऑफ, जो बताया हुआ है वो लिख दो, ये जाके हिट करता है विद अ स्पीड ऑफ 20 दिया हुआ है ना, विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, हिटिंग स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो रिबाउंड की स्पीड से हुआ, रिबाउंडिंग स्पीड इज 15 मीटर पर सेकंड, और बॉल का मैस तो वही है ना 0.2 kg, वो तो चेंज नहीं होने लगा। तो हिट किया 20 मीटर पर सेकंड से और रिबाउंड हुआ 20 मीटर 15 मीटर पर सेकंड से। अब एक और बात, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर आप राइट को लेंगे पॉजिटिव, फिर आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आपने राइट को नेगेटिव लेना है आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। इनिशियल रिएक्शन को आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप माइनस लेंगे तो लेटर ऑन आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप राइट को पॉजिटिव ले लें। और रिबाउंड जब की है तो तब आप नेगेटिव ले लें। तो इनिशियल रिएक्शन इज पॉजिटिव, अपोजिट टू द इनिशियल रिएक्शन इज नेगेटिव। अब हम फार्मूला पुट करते हैं, देखें। अब एफ का फार्मूला जो हमने सीखा है वो है जी एम वी माइनस एम यू ओवर डेल्टा टी। आप मुझे ये बताएं, अगर एफ का आंसर आ गया पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। राइट लेफ्ट नहीं कहना क्योंकि एग्जामिनर ने राइट लेफ्ट नहीं दिया होगा। अगर तो आंसर आ गया पॉजिटिव तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आंसर आ गया नेगेटिव अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। वैल्यूज पुट करो। तो एफ इज इक्वल टू, एम की वैल्यू है 0.2, फाइनल वेलोसिटी है -15, माइनस एम की वैल्यू है 0.2। अच्छा, एम हो गया 0.2, इनिशियल वेलोसिटी हो गई -15 और फाइनल वेलोसिटी फिर से हो गई 0.2 इंटू +20, प्लस एंड माइनस इज फॉर डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पुट करेंगे 2 इंटू 10 पावर, क्योंकि 2 मिली सेकेंड है ना, तो 2 इंटू 10 पावर -3। और इससे हमें मिलेगा क्या? एफ का आंसर। तो इससे जो एफ आ जाएगा वो होगा, देखें, पहला टर्म बन जाएगा आई थिंक -30 या -3, आई थिंक -3, -3, फिर -4 या कितना, 4 ना बेटा, ठीक लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर -3। मुझे लग रहा है कि आंसर 3500 आ रहा है। कैलकुलेटर से बताएं जरा। बेटा आप इसकी कैलकुलेशन करें, आप इसको सीधा कैलकुलेटर में पुट कर दें। तो आई थिंक आंसर आ रहा है नेगेटिव ऑफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मुझे आंसर बता सकते हैं? तो बेटा ये आंसर बन गया नेगेटिव ऑफ कितना? 3500 न्यूटन। अच्छा, व्हाई इज द आंसर नेगेटिव? बिकॉज दिस इज फोर्स नॉट ऑन द वॉल बट ऑन द बॉल। ये जो हमने फोर्स फाइंड किया, आपने डाटा किसका पुट किया, बॉल का या वॉल का? बेटा आपने जो डाटा पुट किया ये किसका है? अगर आपने डाटा बॉल का पुट किया है तो फोर्स भी बॉल पे मिलेगी। आपने मैस बॉल का पुट किया, स्पीड बॉल की पुट की, अगर आपने सारा डाटा बॉल का पुट किया तो फोर्स भी किस पे मिलेगी? बॉल पे मिलेगी। तो अगर हम इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ड्रॉ करके दिखा दें। जब वॉल और बॉल इन कॉन्टेक्ट होंगे तो उस वक्त होगा ये कि ये हो गया बॉल, इसके साथ हो गई वॉल। अब अगर हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो बॉल पे जो फोर्स है इट इज बैकवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज, दिस इज एफ ऑन बॉल नॉट ऑन द वॉल एंड इट्स वैल्यू इज 3500 न्यूटन। बेटा अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? ये जब मैंने 3500 न्यूटन यहाँ पे लिखा है, इसमें मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? बिकॉज डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। नेगेटिव साइन वाज फॉर डायरेक्शन, वंस यू रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन नेगेटिव साइन इज नॉट नीडेड। अच्छा, और जो वॉल पे फोर्स होगी किस वाले में? हाँ, वो इसलिए कि हमने लेटर ऑन सब्सटीट्यूट करना था। क्या आपने ये 3500 कहीं पे सब्सटीट्यूट करना है? अच्छा, अगर हम इसको कहीं पे सब्सटीट्यूट करेंगे वो नेगेटिव होगा। मेरा बात सुने, अगर ये 3500 किसी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे फिर उसे नेगेटिव पुट करेंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है तो 3500 टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन जब इसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। बेटा जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। लेकिन जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो डायरेक्शन को काउंट करते हैं। अगर आपने इस एफ को कहीं आगे यूज करना है किसी और इक्वेशन में तो फिर आप नेगेटिव पुट करेंगे। समझ आ गई बात? तो जो वॉल पे फोर्स होगी वो भी होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन 3500,
every action has an equal and opposite reaction. So this is force on wall. तो जितनी फोर्स होगी बॉल पे उतनी फोर्स होगी वॉल पे. समझ आ गई बात? फोर्स बॉल पे भी कितनी होगी 3500, फोर्स बॉल पे भी कितनी होगी, दोनों पे 3500, एक राइट पे एक लेफ्ट पे. समझ आ गई बात? लेकिन अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे बॉल वाली फोर्स तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे. यहां पे आप लिखें या ना लिखें, क्लियर है ये बात? कॉपी कर लिया यहां तक? एक एग्जांपल और करो. अच्छा आपने ये सीख लिया. अब एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देगा. ये क्वेश्चन मैंने दिया था, एक एग्जाम था एलजीएस का, उसके मिड टर्म में, और ये सिर्फ एक बच्चे से हुआ था आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स. तो अब मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. ये आपके पास पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों से ये नहीं होता. लेट्स सी कि आपसे होता है या नहीं होता. ये आप एक ग्राफ बना दें. इसके वाई एक्सिस पे आप लिखें फोर्स इन न्यूटन और एक्स एक्सिस पे आप लिखें टाइम इन सेकेंड्स. अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन हो गया तो उसके टेस्ट के मार्क्स में 100% कर दूंगा. अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन अभी हो गया तो उसके टेस्ट के मार्क्स में चेंज कर दूंगा. बेटा मेरे बैग में है टेस्ट. अच्छा अब देखो, अब ये है जी, मुझे पता था कि आप लोग आज पूछेंगे तो मैं लेके आया हूं. अच्छा अब यहाँ पे लेकिन दो इनवेलप थे, मैं एक लेके आया हूँ, दूसरा फिर कल ले आऊंगा. टोटल थे दो इनवेलप, दो में से एक मैं ले आया हूँ. ठीक है, एक फिर कल ले आऊंगा. अच्छा अब देखो, मैं जल्दी में था ना. 1000 न्यूटन, अब ये हो गया 0.2 सेकेंड्स और ये हो गया 0.4 सेकेंड्स. चलें जी, बना दिया आपने यहां तक. जिसका भी ये क्वेश्चन ठीक होगा उसके नंबर फुल हो जाएंगे 100%. मैं अभी चेंज कर दूंगा, उनके भी फुल लगा दूंगा. चलो, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, एक मिनट यहां पे एफ लिखो और इसको एफ मैक्सिमम कह दो. ठीक है जी. अब इसको कह दो आप फिगर 1. अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है तो वो ए स्टार स्टूडेंट है, ऑल दो A1 में ए स्टार नहीं होता. अच्छा अब इसका लिखो, अ व्हीकल ऑफ मैस 1000 kg was moving with a speed of 20 meter per second. The braking force shown in figure 1. अच्छा बेटा बात सुने, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं आप पैडल को प्रेस करते हैं फिर रिलीज करते हैं. जब आप पैडल को प्रेस करेंगे फोर्स बढ़ेगी, जब आप रिलीज करेंगे फोर्स कम होगी. बात समझ आ रही है? आपने पैडल को प्रेस किया फिर छोड़ा, एफ मैक्सिमम 0, और आपको प्रेस करने में लगे 0.2 सेकंड, छोड़ने में लगे 0.2 सेकंड. समझ आ गई बात? आपने पैडल को प्रेस किया, पैडल को छोड़ा. जब आप पैडल को प्रेस करेंगे तो प्रेस करते हुए फोर्स बढ़ती जाएगी, जब छोड़ेंगे तो फोर्स कम होती जाएगी. तो प्रेस किया और छोड़ा. उसके बाद a vehicle of mass 1000 kg was moving with a speed of 20 meter per second. The braking force shown in figure 1 acts on the vehicle to change the speed to 15 meter per second. Find F maximum. चलें जी शुरू हो जाओ. Find F maximum. अच्छा पता है होता क्या है, बच्चे जो ए लेवल में ग्रेड नहीं लेते ना, उसकी ये रीजन होती है. वो ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला. जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो वो जो कुछ सीखा होता है वो सारा कुछ अप्लाई करके भी मार्क्स लूज कर देते हैं. सो ये प्रॉब्लम आता है. आपने जो सीखा है वो एफ एवरेज का फॉर्मूला है. अब मैं हिंट नहीं दे रहा, आप खुद करें. चलें जी शुरू हो जाओ. सो यू हैव टू फाइंड एफ मैक्सिमम. बेटा आपस में मशवरा करके क्वेश्चन नहीं करना, अपना अपना करना है. कंसल्ट करना इज नॉट अलाउड. And you have 1 minute total.
You have 2 minutes in total. अच्छा, मिड टर्म के सिलेबस की हो रही है डिस्कशन. मुझे लगता है इट शुड बी बेस यूनिट्स, मेजरमेंट, वेक्टर्स, किनेमैटिक्स, लीनियर मोशन वाला पार्ट, ये डायनामिक्स वाला चैप्टर ये हो जाएगा. और फोर्स प्रेशर डेंसिटी जो मैंने आपको पोस्ट किया हुआ है वो होना चाहिए सिलेबस में, या नहीं? चलें, देन बेस यूनिट्स, मेजरमेंट, वेक्टर्स. बेटा जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा कुछ. बेस यूनिट, मेजरमेंट मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा. बेस यूनिट, मेजरमेंट, वेक्टर्स, किनेमैटिक्स, डायनामिक्स, दैट्स इट. ये वाला चैप्टर, मोमेंटम वाला चैप्टर अपनी जबान में लिख लो. मोमेंटम वाला चैप्टर उर्दू में लिख लो. ठीक है. अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि यहाँ तक सिलेबस होना चाहिए. फोर्स प्रेशर डेंसिटी के वैसे मैं हाथ में था. चले, कैनेमैटिक्स होता है वो मोशन वाला, प्रोजेक्टाइल वाला. अच्छा, जिन बच्चों को कैनेमैटिक्स नहीं आता वो मैं दोबारा करवा दूंगा. वो मैं करवा दूंगा ना. हाँ, वो भी. अच्छा बच्चों, अब इसका आंसर हम करते हैं मिलके. जो आप इनिशियली फाइंड करेंगे वो एफ एवरेज होगा. फिर आपको देखना होगा कि एफ एवरेज जो है वो एफ मैक्सिमम से कैसे रिलेट हो रहा है. ठीक है. तो पहले स्टेप में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ एवरेज का. लिखें एफ एवरेज इज इक्वल टू, बच्चों एफ एवरेज इज इक्वल टू, हाँ जी, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी यानी कि एम वी माइनस एम यू ओवर डेल्टा टी. हाँ जी, डेल्टा टी टाइम हो गया ना, डेल्टा टी टाइम हो गया. तो उस हिसाब से अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 1000 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है. अच्छा, अब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. अब इस बार डायरेक्शन चेंज, आपने ब्रेक अप्लाई की, गाड़ी स्लो हुई है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना. तो अब दोनों वेलोसिटीज को पॉजिटिव लेंगे. तो 1000 इनटू फाइनल वेलोसिटी इज 15 बट इन द सेम डायरेक्शन. 15 बट इन द सेम डायरेक्शन. तो 1000 इनटू 15, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1000 इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20. और क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो हम दोनों को उसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे. डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 0.4 सेकेंड. बच्चों इसका आंसर बताओ. तो क्योंकि, अच्छा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स थी. नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स थी. तो ब्रेकिंग फोर्स का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. द रीजन फॉर नेगेटिव साइन इज बिकॉज इट वाज अ ब्रेकिंग फोर्स. ठीक बेटा, आंसर बताएं. -12,500 न्यूटन. अब मेरी बात सुने, यहां पे तो एग्जामिनर ने नेगेटिव नहीं दिया हुआ. क्यों बेटा, ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ है. दिस ग्राफ इज ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड. दैट्स व्हाई उसने बता दिया ना ब्रेकिंग फोर्स है, तो उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई हुई है. अब मुझे बताएं ग्राफ से हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं. हमने एवरेज फोर्स को इन टर्म्स ऑफ एफ मैक्सिमम लिखना है. चले मैं आपसे ये पूछता हूं, ग्राफ को देख के आप बताएं कि एवरेज ब्रेकिंग फोर्स क्या थी. जब भी आपने ग्राफ से एवरेज फाइंड करनी है वो होता है एरिया ऑफ द ग्राफ ओवर टाइम. ये लिख लें, लिखें एवरेज फ्रॉम द ग्राफ. एफ मैक्सिमम तो मैक्सिमम फोर्स है ना, जो आपको आंसर मिला है वो एवरेज फोर्स का है. तो ग्राफ से आप देखेंगे कि आपकी एवरेज फोर्स क्या बनेगी. एफ मैक्सिमम तो मैक्सिमम फोर्स है, तो आप लिख लें कि एवरेज फ्रॉम द ग्राफ इज कैलकुलेटेड, एवरेज फ्रॉम द ग्राफ इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, एवरेज फ्रॉम द ग्राफ इज कैलकुलेटेड. बच्चों ने यहां तक करके छोड़ दिया था जब मैंने मिड टर्म में ये सवाल दिया था. तो अगला पार्ट जो है ये वाला, ये बच्चे मिस कर गए थे. एवरेज फ्रॉम द ग्राफ इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ, the area of the graph by time, the area of the graph by time. So average from the graph is calculated by calculating by dividing area over time. अब मुझे बताएं इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस इंटू क्या कहते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. हाँ जी, ये बन जाएगा फिर हमारे पास 1/2 इंटू बेस हो जाएगा 0.4 और हाइट कितनी हो जाएगी. बेटा वो हटा देंगे, आप टेंशन न लें, अभी लिखने तो ना. तो 1/2, ठीक है. ट्रायंगल की बात हो रही है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 0.4 इंटू. बेटा आपको इसमें क्या ट्रबल आ रही है मुझे ये बताएं. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. मैं हाफ ट्रायंगल नहीं कर रहा, मैं पूरे ट्रायंगल का कर रहा हूँ. तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है जी. बेटा ट्रायंगल का फॉर्मूला यही होता है ना. और
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एनी ट्रायंगल, लगता है मुझे ओ लेवल का मैथ्स टीचर भी बनना पड़ेगा। बेटा आपके पास कोई सी भी ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपको बेस गिवन है और हाइट गिवन है, सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, नो 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 नो, दिस formula is always applicable if you are given with height for any triangle and base। बेटा आपको किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट गिवन है, दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड, बात खत्म, ठीक है। और अगर आप आधा फाइंड करके दूसरा आधा फाइंड करके करती हैं, मुझे मसला नहीं है। अच्छा आप देखें, इसका बन जाएगा, ये बन गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई ओवरऑल टाइम इज 0.4। बेटा जैसे कैसे एरिया ओवर टाइम करो, मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, ठीक है। ओ लेवल में आपने एरिया करना भी सीखा हुआ है, उसको टाइम पे डिवाइड करने। तो 0.4 कटा 0.4 से बाकी क्या रह गया, हाफ ऑफ एफ मैक्सिमम। तो हाफ ऑफ एफ मैक्सिमम इज एफ का एवरेज, ठीक है जी। तो अब एफ का एवरेज क्या मिला था, एफ का एवरेज मिला था 12,500, ठीक है जी। एफ का एवरेज क्या मिला था, 12,000। आपने गिवन डाटा से एफ एवरेज फाइंड किया, फिर एफ मैक्सिमम को एफ एवरेज से रिलेट किया, और अब आप लिखेंगे 1/2 एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 12,000। फिर आप उल्टा कर रही है, ये 2 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, आप डिवाइड कर रही है, मैं क्या करूं अब, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखें 2 ने होना है मल्टीप्लाई और आप कर रही है डिवाइड। अब अल्लाह का शुक्र है आपने कोई नई थ्योरी नहीं दी अभी। तो 12,500 इनटू हो जाएगा 2, तो बच्चों कितना हो गया ये 25,000 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई जी? बेटा आप बताएं। बेटा बात सुने, जो हमने डेटा था उससे एफ एवरेज फाइंड कर लिया, ये क्लियर। तो एवरेज फोर्स आ गई 12,500। अब प्रॉब्लम ये है कि फोर्स वेरिएबल है। जब भी आपको ग्राफ गिवन होगा, आई थिंक ग्राफ का एवरेज फाइंड करना हमने कैनेमेटिक्स के शुरू में किया था, एक क्वेश्चन था एवरेज का, अगर आपको याद हो। चले नहीं याद तो मैं अभी बता देता हूं। जब भी आपको ग्राफ गिवन होगा, उसके एरिया को अगर आप टाइम पे डिवाइड करेंगे, आपको एवरेज मिल जाएगा। आपने एवरेज फोर्स को लिखा इन टर्म्स ऑफ एफ मैक्सिमम, और वो आ गया हाफ ऑफ एफ मैक्सिमम। तो आपने कहा हाफ ऑफ एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 12,500, उससे आपको एफ मैक्सिमम मिल गया, क्योंकि वो एवरेज फोर्स है ना। देखिए एवरेज फोर्स कैसे मिला, उसको हाफ क्यों किया। बेटा बात सुने, एरिया ऑफ ट्रायंगल को टाइम में डिवाइड करो, मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है। एफ मैक्सिमम 12,500 नहीं है, एफ एवरेज 12,500 है। बेटा जो आप फार्मूला लगाते हैं, मेरी बात सुने, जब आप लगाते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो आपको एवरेज मिलता है, और आपने जो फाइंड करना था वो मैक्सिमम फोर्स था। तो आपका जो आंसर था 12,500, वो था जी एवरेज फोर्स, और आपको जो फाइंड करना था वो पीक वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू को एवरेज वैल्यू में कन्वर्ट करना था। बच्चों परेशानी वाली कोई बात नहीं है, 80 बच्चों में से 79 बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आप भी टेंशन ना लें, और ये आपके पास पेपर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में और दे देता हूं, हाँ बताएं। बेटा तो 90% बच्चे अगर एक बार रिपीट कर तो कोई बच्चा होगी ना। बेटा आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, आप इंटरनेट पे जाके देख लें। ओ लेवल में यू हैव 95% स्टूडेंट्स या 90 प्लस स्टूडेंट्स, 90% प्लस स्टूडेंट्स हु हैव ए स्टार, ठीक है। और वही बच्चे जब ए लेवल में आते हैं, तो A1 में आके 80 to 90% of the students are repeating every year. So what is the reason for that? This is the reason. तो एग्जामिनर जो है वो भी बड़ा टफ होता है, और एग्जाम भी बड़ा टफ होता है, तो दोनों चीजें जो है आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। आप बताएं। एवरेज मिलेगा, जब भी आप करेंगे एरिया ओवर टाइम, उससे आपको एवरेज मिलेगा। एक फिर उसको एवरेज से, हाँ हाँ जी, जीरो वो कट जाएगा। एरिया डिवाइडेड बाय टाइम जब करेंगे तो टाइम ऊपर नीचे कट जाएगा। बेटा वो तो आपने खुद करना है ना। अच्छा मैं एक एग्जांपल और दूं जो आप लोग खुद करेंगे, हाँ बताएं। बेटा हमने मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की माने नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। अच्छा बच्चों बात सुनो, अगर हम इस क्वेश्चन पे पीएच करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। बेटा करना था कॉपी ना, अब आप स्लो चल रही हैं। चलें ये लें, जल्दी से कॉपी करें। 1 2 3, मैं बस 30 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4।
अच्छा मैं देख रहा हूँ 30 सेकंड होने लगे। ये हो गया कॉपी। अच्छा चलें जी, एक और एग्जांपल जो आप लोग खुद करेंगे। एग्जांपल लिखो बच्चों। फॉर्मूले शामुले ना सब A1 के बच्चों ने रटे होते हैं, इन क्वेश्चन में आके बच्चे फंस जाते हैं। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, इट मींस यू आर मूविंग फ्रॉम A ग्रेड टू C ग्रेड, जस्ट वन क्वेश्चन। तो आई शुड क्लियर दिस। फॉर एग्जांपल अगर A ग्रेड होता है एमसीक्यूज में फर्ज करें जी 29 पे, तो B ग्रेड 27 पे होता है, जस्ट 2 एमसीक्यूज। ठीक है, आपके 2 एमसीक्यूज क्या करते हैं, आपको A से B, और कभी कभी ये भी होता है कि 29 पे A होता है और 28 पे B होता है, बहुत कम मार्जिन होता है। तो आपको परफेक्ट प्रिपरेशन करनी होती है, अदरवाइज थोड़े से मार्जिन से आपका ग्रेड लूज हो जाता है। अच्छा अब एग्जांपल लिखो। ऑन द वाई एक्सिस यू हैव फोर्स इन न्यूटन, ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव टाइम। हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो ही आपका ग्रेड बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा। अदरवाइज एग्जाम में जाके ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने फार्मूले रटे हुए हैं, वहां पे जाके ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर आप छत देखोगे, फ्लोर देखोगे, फिर आप कहोगे कोई बात नहीं, नवंबर भी तो है ना। अच्छा अब यहां पे ये हो गया जी 0.4 सेकेंड्स, और यहां पे फोर्स है 4000 न्यूटन। बेटा बातें बिल्कुल नहीं, बना दिया ये। यहां पे फोर्स है 4000 न्यूटन। ठीक है जी। अब इसको आप कह दें फिगर 2, और ये है जी एग्जांपल 2 लाइक दैट। लिखो अ व्हीकल ऑफ mass 2000 kg moving with 5 meter per second was acted upon by the accelerating force shown in figure 2. A vehicle of mass 2000 kg moving with 2 meter per second was acted upon by the accelerating force shown in figure 2. Use Newton's second law of motion. अब ये एक्सलरेटिंग फोर्स है। यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू फाइंड द फाइनल स्पीड। अच्छा अब मेरी बात सुने, आपको बताना है फाइनल स्पीड कितना होगा, ठीक। और डेटा क्या गिवन है, आपको मैस गिवन है, आपको इनिशियल स्पीड गिवन है, और फोर्स एक्सलरेटिंग है जो कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, सिर्फ स्पीड इंक्रीज करेगी, और फोर्स फिगर 2 में दिखाई हुई है। यूज न्यूटन सेकंड लॉ। इट वुड हैव बीन एन इजी क्वेश्चन अगर ग्राफ की जगह सीधी वैल्यू गिवन होती। ठीक है, अब इसमें एक ही ट्रिक है कि आपको जो फोर्स गिवन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब पहला स्टेप ये है कि आप फॉर्मूला लिखें। न्यूटन सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू mv माइनस mu ओवर t। आप मुझे ये बताएं इस फार्मूला में आपको कोई ट्रबल है या फार्मूला अंडरस्टैंडेबल है? F is equal to mass times final velocity change of momentum over time. क्लियर यहां तक? अब मेरी बात सुने, ये जो F आपने लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस फोर्स बट इट इज द एवरेज फोर्स। तो बेटा इसकी जब वैल्यू पुट करनी है तो यू हैव टू केयर अबाउट कि आपको गिवन क्या है। आपको तो वेरिएबल फोर्स गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस ग्राफ से आप एवरेज फोर्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज फोर्स? बेटा फार्मूला है एवरेज फोर्स का। तो अगर आपको ग्राफ गिवन है तो पहला स्टेप क्या होगा, आप एवरेज फोर्स। अब समझ आ गई बात? तो आप एवरेज फोर्स कैलकुलेट करें। लिखे एफ एवरेज, ग्राफ से हम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, आपने बात को समझना है। एफ एवरेज होगा एरिया ऑफ द ग्राफ ओवर टाइम। बेटा एरिया कैलकुलेट करके उसको टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एवरेज मिलेगी। ग्राफ का जो एरिया है वो कैलकुलेट करो। समझ आ गई बात? तो पहला स्टेप है एवरेज फोर्स कैलकुलेट करो। चले जी, एरिया क्या बनेगा? आई थिंक इट्स अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला मुझे लगता है कि हमने सीखा हुआ है। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 4000। हाँ जी बेटा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम 0.4। बेटा मैं तो आपको इनकरेज ही कर रहा हूँ। अच्छा
अब देखें, अब इसका जो आंसर आएगा वो होगा एफ एवरेज इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आ जाएगा 0.4 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स वुड बी 200 प्लस 4000। बच्चों मैंने एरिया सही कैलकुलेट किया, अब समझ आ रही है? देखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट कहो बेस कहो जो भी कहो, 0.4 जो है वो उसकी हाइट हो गई और ये हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 0.4 सीधी साइड हो गई और 7 पैरेलल साइड। आता है ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? या अगर नहीं आता तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना दो, मुझे मसला नहीं है। डिवाइडेड बाय, बेटा मैथ्स क्या करनी है वो आप खुद देखेंगे, divided by 0.4 second. Now again 0.4 will be cancelled out with 0.4 and what remains is 4200/2। तो कितना आ गया बच्चों? हाँ जी 4200। अब आ गया समझ? अच्छा अगर एक क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करो बंदा और कंफ्यूज होता है, एक और एग्जांपल की ये समझ आ गया, तो इस उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। तो 4200/2 तो ये आ जाएगा 2100 न्यूटन। और अगर होगी एक्सलरेटिंग फोर्स उसको पुट करेंगे पॉजिटिव, अगर होगी डिसलरेटिंग फोर्स उसको पुट करेंगे नेगेटिव। नो दिस इज एक्सलरेटिंग फोर्स, तो इसको हम पॉजिटिव पुट करेंगे। लिखे 2100 न्यूटन इज इक्वल टू, मैथ था जी 2000, फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड करनी है, हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 2000 इंटू यू की वैल्यू हमें है पता, कितना थी यू? 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम इज 0.4 सेकेंड। टाइम कहां से देखेंगे? ग्राफ से देखेंगे। ठीक है जी, टाइम कितना था? 0.4 सेकेंड तक फोर्स ने एक्ट किया और हमने देखना है इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। फॉर्मूला समझ आ गया? यह है कोई कंफ्यूजन? चले, और जो बच्चे A1 में सीधे फार्मूले को रट्टा मारेंगे ना, अब ये भी होता है ना कि आप लोग अब किसी और स्कूल के बच्चे थे तो वो जी ग्रुप था उनका एक, उस पर जी नोट्स शेयर कर रहे हैं, दे आर टू इजी नोट्स। बेटा वो जो 2 इजी नोट्स होते हैं उससे पता है मसला क्या होता है, ये वाले सवाल फिर आपसे नहीं होते। फिर जब आप एग्जाम में बैठे हैं आपने तो फार्मूले रटे हुए हैं, डेफिनेशन फार्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, फिर आप कहते हैं ये क्या होगा। तो बेटा हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका ग्रेड इंश्योर होगा, अदरवाइज आप हवा में लटके हुए हैं। आसान पेपर आ गया ग्रेड आ गया, अगर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ गया आपने कहा लो जी ये क्या हो गया। अच्छा अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2100 इंटू 0.4। चलें जी करें, 2100 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा 2000 इंटू 5, वो इस तरफ आ गया और राइट साइड पे रह जाएगा 2000 वी। अब मुझे वी का जल्दी से आंसर बताओ। तो वी हो गया 9.2। लो जी इतनी फोर्स लगी फिर भी स्पीड का थोड़ा सा चेंज है। कर लिया यहां तक? सो 9.2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा अब ये हो गया एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 3 इसी तरह की होगी लेकिन थोड़ा सा उसमें और कॉम्प्लिकेशन होगा। वो जिसने कर लिया वो ए स्टार वाला बच्चा। चलो जी एग्जाम्पल 3, नहीं घर के लिए कर लो, घर के लिए कर लो, होमवर्क लिख के भाग जाओ, लिखो होमवर्क और टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, छोड़ो बस जो भी आंसर है अगला लिखो। होमवर्क बच्चों कुछ नहीं होता, मैथड समझ आ गया ना, मैं इंसान हूं कैलकुलेटर नहीं हूं, ठीक है, मैं फिजिक्स टीचर हूं, मेरे अंदर कैलकुलेटर नहीं लगा हुआ। अच्छा होमवर्क लिखो, फोर्स इन न्यूटन। डू यू एक्सपेक्ट कि मैं जबानी कैलकुलेशन करके आपको सही सही आंसर बताऊंगा? वो एक इंडियन कोई माई थी वो इस तरह करती थी, मैं नहीं कर सकता। अच्छा आप देखो, वो आपने देखी होगी शायद। अच्छा अब इसका हो गया, ये जी फोर्स है 10,000 न्यूटन, ठीक है, और यहां तक टाइम है जी 0.4 सेकेंड और यहां तक टाइम है 0.6 सेकेंड, ठीक है, और कुछ नहीं बताया हुआ। अच्छा इसके नीचे लिखो ये ब्रेकिंग फोर्स है, ये ब्रेकिंग फोर्स है। अच्छा एम है जी 2000 kg और यू था 100 मीटर पर सेकेंड, आपने वी बताना है और डेटा बस यही है। समझ आ गई बात? एम है 2000 kg, 10,000 उसका न्यूटन है ना बेटा, 10,000 न्यूटन ग्राफ की वैल्यू है ना, और ये ब्रेकिंग फोर्स है। एक गाड़ी थी उसका मैस था 2000 kg, वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। 100 मीटर पर सेकंड वैसे अनयूजुअल स्पीड है, 100 मीटर पर सेकंड रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में 360। अच्छा बस ये डेटा है और आपने वी फाइंड करना है। समझ आ गई? चलो भाग 10,000